नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन में हार्दिक स्वागत। आप सबके बीच में सुभाष बाबू। हम बात कर रहे थे आयनिक बॉन्ड की, जो कल हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में सहसंयोजक गुण। आयनिक बॉन्ड में सहसंयोजक गुण कौन से नियम से बताते हैं? फजान नियम से बताते हैं। देखो भाई, कल वाली जो लेक्चर है एक बार उसको थोड़ा सा देखो आप। ये देखो सहसंयोजक गुण ज्यादा होगा तो आयनिक गुण कम होगा। ऑब्वियस सी बात है भी, आपके यदि कोई बॉन्ड है 100% है तो 100% में यदि सहसंयोजक गुण बढ़ा दोगे तो आयनिक गुण अपने आप कम हो जाएगा। अब यदि आयनिक गुण कम होगा तो उसकी विलेयता कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। और ये जो सहसंयोजक गुण अपने आयनिक बॉन्ड के अंदर सहसंयोजक गुण कौन से नियम के द्वारा बताते हैं? फजान नियम के द्वारा बताते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था कि इसमें आयनिक प्रवृत्ति का क्रम बताना है। सबसे पहले आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए, आप फजान रूल से कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकाल लिया करो। जो आप कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालोगे, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। देखते हैं भाई कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन। आयनिक प्रवृत्ति का क्रम पूछा हुआ है, हमें पता है कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू धनायन पर आवेश अपॉन धनायन का आकार। धनायन का आकार, ये तो हो गया धनायन पे। इसके साथ में यदि आप ऋणायन की बात करोगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू ऋणायन पर आवेश कोमा आकार, यानी दोनों पे डिपेंड करता है। ये प्रोपोर्शनल होता है, आवेश के भी प्रोपोर्शनल होता है और आकार के भी समानुपाती होता है। अब आपने क्या दिया हुआ है? CaH2, CaH2, BeH2, इसके अलावा क्या दिया हुआ है? BaH2 है ना? हाँ, BaH2। सबसे पहले तो इनको देखा करो आप, वर्ग में कौन कौन सी पोजीशन पे है। देखो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। आप ऊपर से नीचे जाओगे, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। अब देखो यहां पे क्या है? कैल्शियम +2 है, बेरिलियम +2 है और बेरियम +2 है। हाइड्रोजन सब में कॉमन है, हाइड्रोजन की हम बात नहीं करेंगे। तो ये +2 का मतलब हो गया धनायन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ धनायन की बात करेंगे भाई। ऋणायन तो H- सब में कॉमन है, तो धनायन क्या है? सर धनायन हमारा ये आगे। धनायन पे आप क्या बोलोगे? सर कैल्शियम +2, बेरिलियम +2 और Ba+2। अब एक मेरे को बात बताओ, क्या सभी पे आवेश समान है क्या? बिल्कुल, इन पे आवेश क्या है? आवेश समान है, आवेश समान। तो हम बात करेंगे आकार से, तो आकार का ऑर्डर देखो भाई। आकार, आकार नीचे जाओगे आप तो आकार बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा आकार किसका होगा? सर बेरियम +2 का आकार सबसे ज्यादा होगा, फिर कैल्शियम +2 का, और सबसे कम आकार होगा Be+2 का। अब मुझे ये पता है कि ये देखो यहां से आप धनायन का यदि आप आकार बढ़ाओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। धनायन का आकार बढ़ाने से कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कैसा होगा? Be+2, फिर कैल्शियम +2 और फिर बेरिलियम +2। ये किसका आ गया? कोवेलेंट कैरेक्टर। अब मुझे ये पता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा? Ba+2, फिर कैल्शियम +2 और फिर बेरिलियम +2। Ba+2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं BaH2, फिर CaH2, फिर BeH2। तो ये ऑर्डर आ जाएगा आपका आयनिक गुण का। तो BaH2 सबसे ज्यादा, फिर कैल्शियम, फिर बेरिलियम। BaH2 सबसे ज्यादा, फिर कैल्शियम, फिर बेरिलियम। ए ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे आपको फजान रूल अप्लाई करना है। फजान रूल से आपको एक बात पता चलनी चाहिए। देखो फजान रूल, शॉर्ट समरी यही है फजान रूल की। फजान रूल, फजान रूल क्या है कि शॉर्ट समरी है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी आपको निकालना है। तो एक तो आप धनायन और ऋणायन का पता करना पड़ेगा। देखो आवेश अपॉन आकार, आवेश अपॉन आकार, ये किस में आएगा? ये सर धनायन में आएगा। और प्रोपोर्शनल टू आवेश कोमा आकार, ये किस पे आएगा? सर ये ऋणायन पे आएगा, ऋण आयन, नेगेटिव चार्ज वालों के लिए। इसके अलावा कोवेलेंट कैरेक्टर is inversely proportional to ionic character, is inversely proportional to melting point, is inversely proportional to boiling point, is inversely proportional to विलेयता, विलेयता। ये आपका फजान रूल कंप्लीट हो गया। यदि ये आपकी चीजें याद है तो फजान रूल से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे कोई से भी एग्जाम का आप उठा लेना,
कोई से भी एग्जाम का उठाओगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। आज हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। अगला अपना जो टॉपिक में दिया हुआ है वो है अपने सिलेबस में कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड देखो भाई, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के शेयर से बढ़ता है। यानी एक ऐसा है कंपाउंड जो पूरा पूरा आपका इलेक्ट्रॉन देके प्लस बना रहा है, बी माइनस बना रहा है। अब ये क्या, एक ऐसा कोई कंपाउंड है जो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बी माइनस बना रहा है, यानी ए प्लस और बी माइनस, इसके बाद में क्या बनेगा? आयनिक कंपाउंड बनेगा एबी। एबी का फॉर्मेशन कैसे होगा? एक ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एक ऐसा यौगिक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इनके बाद में इन दोनों का युग्मन होगा और एबी प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन सहसंयोजक बॉन्ड क्या होता है? सहसंयोजक बॉन्ड हमेशा शेयरिंग से बनता है। सर कैसे? देखते हैं। देखो भाई, ये ए से बी बन है, तो इसमें आप क्या करोगे? इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और इसका भी बी का एक इलेक्ट्रॉन। इनके एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बन जाएगा? ये बंध बन जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा F2, कोई भी आपने हेलोजन बनाते हैं F2Cl2 Br2 I2, एक एक बॉन्ड बनाते हैं। या फिर हाइड्रोजन में आपने सबसे इजीस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं H2 का, H2। अब देखो हाइड्रोजन क्या है सर? 1s1 है, दो हाइड्रोजन है 1s1 वाले, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब ये हाइड्रोजन है सर, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसी प्रकार ये हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग करके और ये कपल हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड में क्या कहेंगे हम? इस बॉन्ड में एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस हाइड्रोजन का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे वाले हाइड्रोजन का होगा, इससे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा एक और बात करूं मैं, आप जैसे F2 का देखो, F2 में क्या होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होगा? 1s2 2s2 2p5। तो देखो फ्लोरीन पे आप बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और एक ये 7। इसी प्रकार दूसरा फ्लोरीन है, इसके भी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि पेयर्ड हो, तो पेयर्ड या पेयरिंग कैसे होगी? तो पेयरिंग सर इन दोनों इलेक्ट्रॉन के मिलने से होगी। तो ये जो पेयर्ड होंगे या फिर इनकी पेयरिंग हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ जुड़ रहे हैं, इनके जुड़ने की वजह से एक बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई क्या आपके? तो कोवलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। लिखो भाई, लिखते हैं इसमें, इसका किसके निर्माण होता है? परमाणु के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। यह बंध, ये बंध दो या दो से अधिक, ये बंध दो या दो से अधिक अधिक परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पूछ सकता है सहसंयोजक बंध किससे बनता है, तो आप बोलोगे साझेदारी से बनता है। ठीक है। दूसरी बात, ये हमेशा धातुओं के बीच में, अधातुओं के बीच में बनता है, तो ये बंध अधातु परमाणुओं के मध्य बनता है। देखो भाई, मैंने आपको जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बोला एक धातु होनी चाहिए, वहां पे एक अधातु होनी चाहिए, जबकि मैंने यहाँ पे आपको बोला अधातु होनी चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए? अधातु होनी चाहिए। देखो इसके अलावा आप एग्जाम्पल हम बोलते हैं, एक सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया एकल बंध, एकल बंध। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया H2 का। H2 में आप क्या बोलोगे? सर H के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस H के पास एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगी और इससे क्या बन जाएगा? सहसंयोजक बंध बन जाएगा, सहसंयोजक बंध बन जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार एक F2 का एग्जांपल, सर F के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, सर 7 इलेक्ट्रॉन। इस F के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, सर 7 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों से शेयरिंग होगी और ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। देखो एक एक बॉन्ड बन रहा है ना, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। अब अपने एग्जांपल लेते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का, द्विबंध का, द्विबंध। देखो भाई द्विबंध में क्या होता है, जैसे O2 बन रहे हैं, O2 में क्या होगा, O2 का सबसे पहले आप O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा करो, 1s2 2s2 2p4। अब देखो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे लिखोगे आप, 2 4 और 6, ऐसे है ना। इसको एक बार इस ऐसा लिखो आप, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको इधर लगाओ। इसी प्रकार दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे भाई, अब हम बनाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे सर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो सिंगल बॉन्ड है, ये यहां पे इसमें क्या है सर, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड क्या है, बंद में, बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है सर, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। यहाँ पे कितने बंद है, 2 है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो द्विबंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, द्विबंध में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। द्विबंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार आपको ये पूछ सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में कितने होंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का, त्रिबंध का एग्जाम्पल लेते हैं। त्रिबंध, देखो त्रिबंध का एग्जांपल होता है, सबसे बढ़िया एग्जांपल नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में क्या होगा, 1s2 2s2 2p3 आएगा। ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन। मैं इन 5 को ऐसे लिख सकता हूं, ये नाइट्रोजन है, इन 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो यहाँ पे ये क्या करेंगे, 3 बॉन्ड, 3 जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के साथ में ऐसे शेयरिंग करके ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये कौन सा बंद है सर, ये ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है सर, ये ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सर, तो ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड होता है वो हमेशा साझेदारी से बनता है। ठीक है। इसके बाद में सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे हम। देखो सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के और होते हैं, एक तो होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। एक होता है ध्रुवीय, एक होता है अध्रुवीय। ध्रुवीय को हम बोलते हैं पोलर और इसको बोलेंगे नॉन पोलर। अच्छा भाई पोलर का क्या मीनिंग होता है सर, पोलर उसको बोलेंगे जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा। कैसे सर, जैसे H और F है, ये भी तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल है। क्या ये सिंगल बॉन्ड, इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्या, नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान नहीं होता है तो वो बंद हमेशा पोलर टाइप का होता है, ध्रुवीय टाइप का होता है। जबकि अध्रुवीय जैसे F2, F2 में आप मेरे को खुद बताओ कि इसके दोनों एटम क्या समान है क्या, बिल्कुल सर समान है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंस क्या है सर, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस 0 है, जब भी दोनों की ईएन समान आ जाए तो हमेशा क्या बनाएगा, अध्रुवीय नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। लिखो भाई इस चीज को, तो लिखते हैं अपन सहसंयोजक बंध। ये कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए। एक हो गया ध्रुवीय सहसंयोजक बंध और एक हो गया अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। देखो भाई ध्रुवीय है, इसको बोलते हैं हम पोलर, इसको क्या बोलते हैं, पोलर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब देखो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए। यानी क्या बोलेंगे, इसमें दोनों परमाणुओं की, दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है, में अंतर होता है। कहने का मतलब है डेल्टा ई एन
इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या है सर, इसमें दोनों परमाणुओं की En में अंतर नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है। ये आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं है, ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है सर? ऐसे एग्जांपल आ गया HF, सर NH3, H2O, HCl, ऐसे खूब सारे एग्जांपल आ गए। ठीक है, इसमें देखो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है सर, H2, F2, O2, N2, Br2, Cl2, I2, ऐसे एग्जांपल आ गए। ठीक है, तो आपको ये पूछ सकता है कि अध्रुवीय सहसंयोजक बंध का प्रकार है, तो आपको पता होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे, और पोलर में जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे इसके जो सहसंयोजक गुण है, इसके कौन कौन से गुण धर्म होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। देखो भाई, सहसंयोजक यौगिकों के गुण धर्म। सहसंयोजक यौगिकों के गुण, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये तीनों फॉर्म में रहते हैं, ठोस, द्रव व गैस अवस्था में हो सकते हैं भाई, गैस अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे यानी कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो ठोस भी होंगे, कुछ कंपाउंड लिक्विड भी होंगे, और कुछ कंपाउंड गैस के होंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप गैस का एग्जांपल लेते हैं, तो सर गैस का एग्जांपल हो गया F2, HF, HCl, ये सारी गैस है। इसके एग्जांपल लेंगे हम द्रव का। द्रव में आपको आपने पढ़ा होगा Br2। Br2 क्या होता है भाई? Br2 एक अधातु होती है और द्रव होती है। इसी प्रकार हम बात करेंगे ठोस की। ठोस में क्या होगा? ठोस में सबसे पहले हमने आपको पढ़ा होगा हीरा, हीरा ठोस होता है, ग्रेफाइट ठोस होता है, ऐसे। ठीक है, तो ये सहसंयोजक गुण के यौगिकों के गुणधर्म हो गया, पहला ही गुणधर्म। दूसरी बात, अब मेरे को आप बताओ भाई, ये जो आपको ऐसे देखने से लग रहा है हीरा क्या है? कठोर है। और जो ग्रेफाइट है वो क्या है? सर ये कठोर नहीं होता। तो ऐसे लिख सकते हो, हीरा कठोर होता है और ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट मृदु होता है, मृदु ठोस होता है, मृदु ठोस होता है। तीसरी बात, आपने एक बात पढ़ा होगा कि कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे, पीछे वाले में एक बार फजान रूल पे लेके चलता हूं आपको। कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और विलेयता कम होती है। ये बात आपको याद है ना? तो आप लिखो भाई, सहसंयोजक यौगिकों में, सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक यौगिकों की तुलना में, सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक यौगिकों की तुलना में, आयनिक यौगिकों की तुलना में बॉइलिंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं वो बॉइलिंग को? हिंदी में क्वथनांक बोलते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक लिख लेना। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, कम होते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए भी, सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक यौगिकों की तुलना में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कम होते हैं। इसका कम होने का रीजन क्या है? दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल। रीजन आपको कारण पूछ सकता है, तो कारण क्या होता है? दुर्बल वांडरवल आकर्षण बल। इसकी वजह से क्या होता है भैया, इनमें जो आयनिक यौगिक की तुलना में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। इसके अलावा आपने देख लिया होगा कि ये पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। जो पोलर होते हैं वो पोलर में घुलेंगे, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में घुलते हैं। लिख सकते हो आप ये बात। ध्रुवीय यौगिक, ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, विलायकों में घुलनशील होते हैं।
ठीक है, जबकि अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, विलायकों में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। आगे देखो भी 5 नंबर पे आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। बस एक अपवाद आपको ध्यान में रखना है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है भाई, ग्रेफाइट सुचालक होता है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण कारण यह विद्युत का सुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। अपना काम कंप्लीट हो चुका है। क्या होता है, जनरली आपको पूछेगा कि सहसंयोजक यौगिक होते हैं तो आप लिखोगे विद्युत के कुचालक। ये ऐसे पूछ सकता है आपको कि ग्रेफाइट होता है तो आप बोलोगे विद्युत का सुचालक होता है। अब आपको एक अंतर लिख सकते हो आप कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर होता है, जहां से अपना क्वेश्चन आने की संभावना है। देखो भाई, हीरा को बोलते हैं डायमंड, इसको बोलते हैं ग्रेफाइट। ये यहां से क्या इंपॉर्टेंट चीजें भाई, ये आपको पता होनी चाहिए। हीरा क्या होता है सर, हीरा चतुष्फलकीय होता है। हीरा ये चतुष्फलकीय अरेंजमेंट होता है, इसमें चतुष्फलकीय अरेंजमेंट होता है, ऐसे लिख सकते हो। व्यवस्था क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। जबकि इसमें जो व्यवस्था होती है वो षटकोणीय होती है, षटकोणीय वलय होती है। षटकोणीय वलय बोले तो आपको ऐसे कुछ रिंग दिखेगी, ऐसे, सॉरी ये तो मैंने बेंजीन बना दी, बेंजीन नहीं होगा इसमें, ऐसे रिंग दिखेगी आपको, ऐसे रिंग दिखेगी। ठीक है, इसके अलावा संकरण पूछ सकता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछ सकता है हीरे का संकरण क्या होता है, आप बोलोगे सर sp3। इसका संकरण क्या होता है, इसका संकरण होता है sp2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये sp2 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हीरा क्या होता है, कुचालक होता है। और ये क्या होता है भाई, ये होता है सुचालक। फिर ये क्या होता है, कठोर होता है, कठोर अपरूप होता है। और ये क्या होता है, स्थायी अपरूप होता है, स्टेबल होता है। इसके अलावा एक बात आपको ये पता होनी चाहिए, थोड़ा सी यहां और लिख देता हूं मैं गुणधर्म, एक गुणधर्म बच गया अपना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये दिशात्मक होते हैं, सहसंयोजक यौगिक दिशात्मक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक दिशात्मक यानी डायरेक्शनल होंगे, दिशात्मक यानी डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ये हो गया अपना सहसंयोजक यौगिक कंप्लीट। सहसंयोजक यौगिक में यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, कोई भी क्वेश्चन बनाएगा तो इन्हीं के इर्द गिर्द आपका घुमाएगा। इसके अलावा होता है संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एस ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, इस प्रकार के। तो वो शायद अपना उसमें संकरण वाले टॉपिक में शायद नहीं पढ़ा, तो वो अपने को पढ़ना है। तो अब आके अपने लिखाते हैं वीबीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी बोलते हैं इसको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। देखो संयोजकता बंध सिद्धांत का मतलब होता है संयोजकता बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड की जो थ्योरी होगी उसको अपने इसमें बात करेंगे। सारे सारे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कैसे कोवलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है, कैसे इनकी ओवरलैपिंग होती है। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आपको कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, यदि आपको कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आपको एनर्जी की हम कर्व लें, यहाँ पे एनर्जी ले और आप कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हो, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि यहां से आप जो दो एटम होगा, दो एटम मिलेंगे, इनकी एनर्जी डाउन होगी और उसके बाद में ऐसे चलेगा।
कहने का मतलब है एनर्जी एक ऐसा पॉइंट, जो नीचे वाला पॉइंट होता है ना, इसमें एनर्जी कम होगी, इस नीचे वाले पॉइंट में क्या होगी, ऊर्जा कम होगी। ऊर्जा कम होगी तो इनका स्थायित्व अधिक होगा। देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी कम है, बिल्कुल से पोटेंशियल एनर्जी कम है, स्थायित्व अधिक होगा, इसकी वजह से बॉन्ड बनेगा। इसकी वजह से क्या बनता है भाई, बंध बनता है। तो बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, जो ऊर्जा होती है उसका मान कम होना चाहिए। बंध बनाने की सबसे पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, जो ऊर्जा है उसका मान कम होना चाहिए, तभी बंध बनेगा। तो ये जो बात किसने बताई थी सर, ये बात सबसे पहले हमने हमारे पोलिंग साहब ने बताई थी। किसने बताई थी, पोलिंग और स्लेटर ने बताई थी। तो आप ये लिख सकते हो, ये सिद्धांत किसने दिया था, पोलिंग व स्लेटर ने दिया। पोलिंग व स्लेटर ने दिया, ठीक है। अब देखो भाई, इस चीज को लिखते हैं अपन, ऊर्जा वाली चीज को लिखते हैं। ऊर्जा वाली चीज के लिए क्या लिखेंगे, जब दो एटम मिलेंगे, जब दो एटम मिलेंगे, एक का ऐसे चक्रण होगा, एक का ऐसे चक्रण होगा, तभी तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा ऐसे। तो जब दो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और इनकी ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम होने की वजह से बॉन्ड बनेगा। लिखते हैं भाई इसको, जब दो परमाणु, जब दो परमाणु कक्षक जिनमें विपरीत चक्रण का इलेक्ट्रॉन होता है, एक दूसरे से क्या करते हैं भाई, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे क्या होती है, जिससे इनकी ऊर्जा कम होती है, जिससे ऊर्जा कम होती है, कम होती है, तथा स्थायित्व अधिक होता है, तथा स्थायित्व अधिक होता है, स्थायित्व अधिक होता है। और स्थायित्व अधिक होता है, इसकी वजह से क्या बनता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, जिससे सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, जिससे सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, दो परमाणु मिलेंगे विपरीत चक्रण वाले, तो इनके बीच में आकर्षण होगा, आकर्षण होने की वजह से ऊर्जा कम हो जाएगी, स्थायित्व बढ़ जाएगा और सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। अब दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में अप्रोच कर रहे हैं, जैसे ए और बी, आपको ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा ए और बी के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आएंगे कि इनके बीच में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग हो, सबसे ज्यादा अतिव्यापन होना चाहिए। ये ऐसी दिशा से आएंगे जिसमें अतिव्यापन सबसे अधिक होगा। तो देखो भाई, अतिव्यापन वाले एक शब्द आया आपके अपने आप, तो अतिव्यापन होता क्या है, आपको पता भी होना चाहिए भी अतिव्यापन क्या होता है। तो आप लिखोगे सर अतिव्यापन, तो आप एक चीज लिखो, दोनों परमाणु, जो ये आते हैं दोनों परमाणु, दोनों परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक एक ऐसी दिशा से एक दूसरे के पास आते हैं, पास आते हैं कि इनके बीच अतिव्यापन अधिक हो, कि इनके बीच अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग, अतिव्यापन को बोलते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग अधिकतम हो। अब देखो भाई, अतिव्यापन क्या होता है, अतिव्यापन, सबसे पहले आपको क्या करना है, अतिव्यापन के लिए दिशा इंपॉर्टेंट होता है। अधिकतम अतिव्यापन किस में होता है और न्यूनतम अतिव्यापन किस में होता है, जो डायरेक्शनल है, जैसे पीडीएफ ब्लॉक वाले हैं ये डायरेक्शनल है, जबकि एस ब्लॉक क्या है सर, एस ब्लॉक बिल्कुल गोलाकार है, इसकी कोई दिशा ही नहीं होती, जिसकी दिशा नहीं होती उसमें न्यूनतम अतिव्यापन होता है। तो आप लिख सकते हो, अधिकतम अतिव्यापन वाले कौन से कक्षक हैं, अधिकतम अतिव्यापन, अतिव्यापन किस किस में होगा, पीडीएफ कक्षक में। अच्छा, और न्यूनतम अतिव्यापन,
न्यूनतम अतिव्यापन किसमें अभी? न्यूनतम अतिव्यापन एस कक्षक में होता है, एस कक्षक में है। देखो भाई, अधिकतम अतिव्यापन पीडीएफ कक्षक में, न्यूनतम अतिव्यापन एस कक्षक में। इसकी वजह क्या है सर? इसकी वजह होती है अदिशात्मक। एस कक्षक अदिशात्मक होता है तो कोई दिशा ही नहीं होगी। तो अतिव्यापन का मतलब होता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से आके वो बॉन्ड बना रहे हैं। जब इनमें दिशा ही नहीं होगी तो इस ओबीसी बात है, इसका अतिव्यापन कम होगा। अतिव्यापन का मतलब होती है कौन सी दिशा, दिशा डिपेंड करती है किस दिशा में आके ये बॉन्ड बना रहे हैं। जब एस कक्षक में दिशा ही नहीं है तो ये क्या होगा? अदिशात्मक होगा। अदिशात्मक के कारण इसमें न्यूनतम अतिव्यापन होगा। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान में होनी चाहिए, जो समकक्ष है वो उसमें अधिकतम अतिव्यापन होता है, और जो समपार्श्विक है मैं आपको बताता हूं, समअक्षीय, समअक्षीय अतिव्यापन, इसमें क्या होता है भाई? अधिकतम अतिव्यापन होता है, अधिकतम अतिव्यापन। इनसे क्या बनता है? इनसे बनता है सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, इसके अलावा समपार्श्विक, समपार्श्विक अतिव्यापन, इनसे क्या होता है सर? इनसे न्यूनतम अतिव्यापन बनता है। और इनसे क्या, कौन सा बॉन्ड बनता है सर? इनसे बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड। कैसे सर? देखो भाई, जो आपका ऐसे, यहां से देखो ये एकदम समान कक्ष में ना, समान दिशा में जाके ऐसे बॉन्ड बनाए, ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम सम अक्षीय। सम अक्षीय यानी अक्ष से समान है। देखो इन दोनों की एक अक्ष पे, इनके अक्ष से समान है, इसको बोलते हैं हम सम अक्षीय। इसी प्रकार जब ऐसा कोई यदि मिले, ऐसे कोई बॉन्ड बने, कैसे? ऐसे इनके बीच में, इसको बोलते हैं समपार्श्विक। इससे क्या बनता है सर? इससे बनता है पाई बॉन्ड। ये ऐसे, ये देखो पाई बॉन्ड बन गया, तो इसको बोलते हैं समपार्श्विक। समपार्श्विक, तो समपार्श्विक होती है, और एक होता है सम अक्षीय। सम अक्षीय में क्या होता है? अधिकतम अतिव्यापन होता है, जबकि समपार्श्विक में क्या होगा? सबसे कम अतिव्यापन होगा। ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको कई बार ऑर्डर पूछ सकता है, तो अतिव्यापन का ऑर्डर पूछ सकता है आपको, अतिव्यापन का क्रम पूछ सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रम है, यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई, यहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा किस में होता है? पीपी में होता है, फिर एसपी में होता है, फिर एसएस में होता है। देखो ये क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि एस कक्षक क्या होता है भी? एक्स कक्षक अदिशात्मक होता है, और अदिशात्मक होने की वजह से इसमें अतिव्यापन सबसे कम होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको ऑर्डर पूछ लेगा, पीपी का सबसे ज्यादा होगा, फिर एसपी का, फिर एसएस का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है भाई, ये ऑर्डर आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके अलावा एक आप खुद बताओ मेरे को, बड़े बड़े ऐसे यौगिक आ जाए, एक छोटा ऐसे कंपाउंड आए, तो किसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगी सर? ये बड़े वाला, ये छोटा सा पोर्शन इसमें ओवरलैपिंग होगी। जब इसमें बहुत बड़ा पोर्शन ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यानी कहने का मतलब जब साइज बढ़ेगा तो अतिव्यापन कम हो जाता है, साइज बढ़ने से अतिव्यापन कम हो जाता है। ये भी बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। आगे लिख सकते हो आप दूसरा पॉइंट, ये कौन सा है? हाँ, ऐसे कोई आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो कि साइज बढ़ने के साथ में अतिव्यापन बढ़ता है, यानी एन का मान, एन का मतलब होता है जो मुख्य क्वांटम संख्या यानी साइज को बताता है, जो एन का मान बढ़ने पर, एन का मान बढ़ने पर अतिव्यापन, अतिव्यापन कम होता है। कैसे सर? तो देखो वन वालों का ज्यादा अतिव्यापन होगा, वन वन का, फिर टू टू का होगा, फिर थ्री थ्री का होगा, ऐसे फिर फोर्थ का, या फिर ऐसे आपको बोल दिया जाए कि वन वन का, फिर वन टू का आ जाएगा, फिर टू टू का आ जाए, फिर टू थ्री का आ जाए, ऐसे थ्री थ्री का आ जाए। अच्छा, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम्पल कि वन एस टू पी आ जाए, टू एस टू पी आ जाए, थ्री एस थ्री पी आ जाए, ऐसे भी आपको एग्जाम्पल दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको ऐसा बोल दिया जाए एन समान हो, तब इनमें क्या ऑर्डर आएगा? एन समान हो, एन समान हो तब क्रम, तब अतिव्यापन क्रम क्या होगा? जैसे एन बराबर दो, तो दो में आप क्या देखोगे? सबसे पीपी का सबसे ज्यादा होता है, फिर एसपी का होता है, और फिर एसएस का होता है। ऐसे भी आपको पूछ सकता है, पीपी का सबसे ज्यादा, फिर एसपी का, फिर एसएस का। ये कब? जब एन की वैल्यू समान हो। जब एन बढ़ गया हो, एन बढ़ गया हो तो हम एन जिसका कम है उसमें अतिव्यापन ज्यादा होगा। ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अतिव्यापन से दो बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये देखो इससे क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। इससे कौन सा बॉन्ड बनता है सर? इससे बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड। तो दो बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इसके अलावा
एक दो प्रकार के और अतिव्यापन होते हैं, मैं वो भी बता देता हूं आपको। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे एस एस अतिव्यापन। सबसे पहले बात करेंगे एस एस अतिव्यापन। जिनमें एक्सियल होता है ना उसमें क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये देखो जिनमें सम अक्षीय है, जिनमें सम अक्षीय है उनमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिनमें सम पार्श्विक है उनमें पाई बॉन्ड बनता है। देखो भाई एस क्या होता है सर, एस ऐसा प्लस दूसरा एस भी ऐसा होता है, फिर इनकी जब ओवरलैपिंग होगी ऐसे तो ये क्या होगा, एक ही दिशा में हो रही है, इनको क्या बोलते हैं, सम अक्षीय ओवरलैपिंग होगी। और सम अक्षीय ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है भाई, सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर देखो 2 नंबर पे एसपी अतिव्यापन। एसपी अतिव्यापन, अब देखो भाई एस क्या हो गया सर ये रहा, और पी क्या हो गया सर ये रहा। अब इनके बीच में देखो ऐसे कुछ बॉन्ड बनेगा ऐसे, तो ये बॉन्ड बनेगा, तो ये भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। आपको ध्यान में रखना है एस पी अतिव्यापन से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है और एस एस अतिव्यापन से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसके अलावा फिर बच गया पी पी अतिव्यापन। 3 नंबर पे आ गया पी पी अतिव्यापन। पी पी अतिव्यापन, पीपी अति व्यापन। अब देखो पीपी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पी ऐसा आ जाए, एक तो पी ऐसा आ जाए। इससे क्या बनेगा, ये वाला, ये वन तो कौन सा बन बनेगा, सिग्मा बन, क्योंकि ये देखो ये एक एक्स में आ गया ना, तो जब एक्स समान हो तो क्या बनेगा, पी बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फिर दो 4 नंबर पे क्या आएगा, दोनों दूसरे टाइप का, ये तो टाइप फर्स्ट आ गया पीपी में, एक हो गया टाइप सेकंड। पीपी का दूसरा टाइप कौन सा हो गया सर, पीपी का दूसरा टाइप हो गया जैसे इस प्रकार का आ जाए। अब इसमें क्या होगा सर, इनकी ओवरलैपिंग ऐसे होगी, अब इनकी ओवरलैपिंग ऐसे होगी तो इनमें बन जाएगा पाई बॉन्ड ऐसे, तो इनमें बनता है पाई बॉन्ड। देखो ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सम अक्षीय। हमेशा आपको ध्यान रखना है सम अक्षीय से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और सम पार्श्विक अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनता है। अपने सिलेबस में इतना ही, सम अक्षीय से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और सम पार्श्विक अतिव्यापन से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस पूछ सकता है भाई। इसके अलावा देखो एक बात और ध्यान रखना, ये हो गया पी एक्स और ये हो गया पी एक्स, जब दोनों समान है तब कौन सा होगा, समअक्षीय। ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी वाई, इससे क्या बन रहा है, समपार्श्विक। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक्स की दिशा, एक्स की दिशा आप जो एक्सेस ले रहे हो ये वाली ले रहे हो। देखो जो अपना एक बात समझो आप, ये एक्स की दिशा है तो ये वाई की दिशा है। अब आपने क्या हुआ, पी तो वाई वाला ले लिया, लेकिन एक्स की दिशा आपने कौन सी मानी है, एक्स मानी है। एक्स की दिशा कौन सी मानी है, एक्स मानी है। तो एक चीज आप देखोगे, जो आप दिशा मान रहे हो और उसी प्रकार का पाई बॉन्ड ले रहे हो, जैसे पी एक्स प्लस पी एक्स, और एक्स की दिशा क्या है, एक्स का मतलब ओवरलैपिंग की दिशा, दोनों ओवरलैपिंग की दिशा भी एक्स डायरेक्शन में है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी प्रकार पी वाई प्लस पी वाई हो और एक्स की दिशा क्या आ जाए सर, वाई आ जाए, तो ये सारी दिशा समान आ गई ना, तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और पी जेड प्लस पी जेड हो, एक्स की दिशा क्या आ जाए, जेड आ जाए, एक्स की दिशा क्या आ जाए, जेड आ जाए, तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका पी एक्स प्लस पी एक्स आ जाए, एक्स की दिशा वाई आ जाए, एक्स की दिशा वाई आ जाए, देखो एक दूसरे के विपरीत हो गए, इसका मतलब इसमें पाई बॉन्ड बनना फिक्स है। जब इनकी दिशा, एक्स का मतलब हो गया ये वाली, आप बॉन्ड बना रहे हो इसके अलोंग, आप बॉन्ड बना रहे हो ऐसे, आप दिशा ये ले ली, आप बॉन्ड ऐसे बना रहे हो, या फिर आप एक्स एक्स को ये दिशा ले लो, एक्स एक्स को आप ये दिशा ले लो, बॉन्ड आप इसके अलोंग बना रहे हो, ये वाई मान लिया आपने, ये एक्स मान ली मैंने, तो ये देखो ये बॉन्ड कौन सा बनेगा सर, पाई बॉन्ड बनेगा। तो आप कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी दिशाएं अलग अलग है तो ओबीसी बात है पाई बॉन्ड बनेगा, यदि दिशाएं समान है तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन आपके इतने सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा। ऐसे आइडिया यदि आपको लग गया तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऐसे आइडिया लग गया आपका तो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो जाएंगे। अब यदि आपको कुछ भी नहीं बोला, आपको कुछ बोला ही नहीं कि कौन सी दिशा लेनी है कौन सा नहीं लेनी है, तो आपको हमेशा पीजेड दिशा लेके चलनी है। हमेशा आपको कौन सी दिशा लेके चलनी है, एक्स, जब बॉन्ड बनाने की दिशा हमेशा आपको क्या लेनी है, पीजेड वाले, यानी एक्स की दिशा या अतिव्यापन की दिशा या बंद बनाने की दिशा, बनाने की दिशा जेड को लेते हैं। जब आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो आप बोलोगे सर पी जेड प्लस पी जेड से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और कुछ भी नहीं बोला हो तो पी वाई और पी एक्स से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ये बात आपको
कब है? जब कुछ भी आपको मेंशन नहीं करी कि आप कौन सी दिशा में बॉन्ड बना रहे हो। यदि कुछ भी मेंशन नहीं करिए तो आप बोलोगे सर पीजेड से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पी वाई या पी एक्स से पाई बॉन्ड बनता है। अब आपने डिफरेंस देख लेते हैं, सिग्मा बंद और पाई बंद में डिफरेंस देखते हैं। सिग्मा बंद और पाई बंद में डिफरेंस देखते हैं। सिग्मा बंद और पाई बंद में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले देखो, सिग्मा बंद का निर्माण कैसे होता है? सिर्फ अक्षीय अतिव्यापन से होता है। अक्षीय अतिव्यापन से, अक्षीय अतिव्यापन से बंद का निर्माण होता है भी। और पाई बंद का निर्माण कैसे होता है? सिर्फ पार्श्विक अतिव्यापन से होता है। कैसे होता है? पार्श्विक अतिव्यापन से, पार्श्विक अतिव्यापन से बंद का निर्माण होता है भाई। ठीक है, 2 नंबर। सिग्मा बंद के लिए हमने कौन कौन सी ओवरलैपिंग पढ़ी? सर एस एस पी पी या फिर एस पी अतिव्यापन से, अतिव्यापन से बनता है भी बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड बनता है वो किस किस से बनता है? पी पी से बनता है, पी डी से बनता है, डी डी कक्षक से बनता है, कक्षक से। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सिग्मा बंद बनता है एस एस पी पी और एस पी। देखो पी पी इसमें भी आ रहा है, पी पी इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब पी पी सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है और पाई बॉन्ड भी बनाता है। ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। फिर तीसरा, सिग्मा बॉन्ड प्रबल होता है, इसका मतलब इसमें अतिव्यापन ज्यादा होगा, इसमें अतिव्यापन अधिक होता है, इसमें अतिव्यापन अधिक होता है, अधिक होता है, अतः ये प्रबल बंद होता है, अतः ये प्रबल बंद होता है। इसमें क्या होगा भाई? इसमें अतिव्यापन कम होता है, इसमें अतिव्यापन कम होता है, अतः यह दुर्बल बंद होता है, अतः यह बंद दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। अब एक बात बताओ मेरे को, सिग्मा बॉन्ड है, अकेला बॉन्ड है तो ये घूम सकता है बिल्कुल, जबकि पाई बॉन्ड घूमता नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। सिग्मा बंद चारों ओर मुक्त घूर्णन कर सकता है, जबकि पाई बॉन्ड मुक्त घूर्णन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। कुल मिला के वीबीटी हमने कंप्लीट कर ली। वीबीटी सिर्फ और सिर्फ अतिव्यापन पे बेस्ड है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को बनाने के लिए वीबीटी पढ़ते हैं। अच्छा, वीबीटी कैसे होते हैं अतिव्यापन, वो आपको पता होना चाहिए कि अतिव्यापन यदि आपका सम अक्षीय होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यदि अतिव्यापन आपका पाई बॉन्ड समपार्श्विक होगा तो आपका पाई बॉन्ड बनेगा। ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा अतिव्यापन का आपको क्रम पूछ सकता है कि कौन से क्रम का होगा, एन बढ़ाने से अतिव्यापन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एस एस अतिव्यापन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एस पी से कौन सा बनेगा, पी पी से क्या बनेगा, ऐसे आपको पूरा पता होना चाहिए। पार्श्विक अतिव्यापन से कौन सा बॉन्ड बनता है, अक्षीय अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। देखो कुछ एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। एग्जांपल देखो, अपने मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कक्षक, आगे लिख रहा हूं अंतरानाभिकीय अक्ष। अंतरानाभिकीय अक्ष का मतलब जिस दिशा में आपका बॉन्ड बने, अंतरानाभिकीय अक्ष। यहाँ पे जैसे अपने लिखा हुआ है ना ऊपर वाले में, यहाँ पे एक्स की दिशा, दिशा बनाने की दिशा, या फिर यहाँ पे एक बात और लिख लो आपको, अंतरानाभिकीय दिशा। यहाँ आप लिख सकते हो अंतरानाभिकीय, अंतरानाभिकीय एक्स, अंतरानाभिकीय एक्स, ऐसा आ सकता है। तो अंतरानाभिकीय एक्स आ गया। अब देखो कक्षक और अंतरानाभिकीय एक्स, एस प्लस एस एक्स आ गया, कोई भी एक्स एक्स आ गया। फिर आगे आपको देखो एस प्लस पी एक्स, मैं मान लेता हूं वाई एक्स आ गया अंतरानाभिकीय। ठीक है, एस प्लस पी एक्स मैं मान लेता हूं जेड एक्स आ गया। फिर ऐसे पी वाई प्लस पी वाई मैं मान लेता हूं वाई एक्स आ गया। ऐसे पी वाई प्लस पी वाई मैं मान लेता हूं एक्स एक्स आ गया। ठीक है, ऐसे देखो पी एक्स प्लस पी एक्स मैं मान लेता हूं वाई एक्स आ गया। ऐसे पी एक्स प्लस पी एक्स मैं मान लेता हूं एक्स एक्स आ गया। ऐसे पी एक्स प्लस पी एक्स मैं मान लेता हूं जेड एक्स आ गया। तो अब देखो इससे कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, आपको कुछ नहीं करना। एस प्लस एस हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एस प्लस एस हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एस के साथ में पी कभी भी आ जाए सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एस के साथ में
पी चाहे कौन सी भी दिशा में आ जाए सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। एस के साथ में पी, एस एस और एस के साथ में पी, कौन सी भी दिशा आ जाए अपने को मतलब ही नहीं है, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। आगे देखो पी वाई तीनों दिशा समान आनी चाहिए, पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा सर, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आगे देखो पी वाई दिशा अलग हो गई, जब भी दिशा अलग हो जाए कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। सर पी एक्स वाई दिशा आ जाए, अलग अलग दिशा आ गई सर, पाई बॉन्ड बनेगा। देखो भाई यहाँ पे पी एक्स यानी तीनों समान दिशा आ गई तो सर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहां देखो पी एक्स और जेड दिशा चेंज हो गई सर, पाई बॉन्ड बनेगा, सर पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसे आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा पी वाई अंतरानाभि के एक्स 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 हो तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए जब तीनों चीजें अलग है, यदि तीनों समान है तभी सिग्मा बनेगा, एक भी अलग हो गया तो आपका डेफिनेटली कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, डेफिनेटली पाई बॉन्ड बनेगा। इसके अलावा देखो भाई एक चीज और आपको यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इनको भी नोट कर लो आप। एक होता है प्लस माइनस का साइन, देखो ये यदि आपका ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस सॉरी एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, दो लोब होती है इसमें, देखो ये दो लोब है तो ये मान लेते प्लस है ये माइनस है, ये भी प्लस है ये माइनस। जब दोनों समान चिन्ह वाले, दोनों समान चिन्ह वाले होते हैं तभी बॉन्ड बनता है, तभी क्या बनता है, बंध बनता है, बंध का निर्माण होता है। दोनों समान चिन्ह के होंगे तभी बंध का निर्माण होगा। जैसे ये माइनस है ये प्लस है, प्लस ये क्या आ जाए माइनस आ जाए प्लस का आ जाए, दोनों विपरीत दिशा में आ गया, विपरीत चिन्ह आ गए, विपरीत चिन्ह आ जाए तो नो बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जब दिशा समान हो उसके साथ में चिन्ह भी समान हो तभी बंध का निर्माण होता है। दिशा के साथ साथ में चिन्ह भी आपको याद रखना है। ये देखो दोनों का चिन्ह समान है तो बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, विपरीत चिन्ह आगे कोई भी बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा। ये बात भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना आपने अभी पढ़ा है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है ये, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आपने क्या है सब कुछ पढ़ लिया लेकिन आपने चिन्ह नहीं देखा, चिन्ह आपको दे दिए जाए, एक प्लस दे दिए जाए एक माइनस दे दिए जाए और आप बोलोगे सर इसमें तो तुरंत बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, नहीं होगा, इसमें तुरंत बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड निर्माण के लिए हमें चिन्ह और दिशा दोनों देखनी है, चिन्ह और दिशा दोनों देखनी है। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन आपने करते हैं, इसके बाद में इस वाले जो टॉपिक है ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो एग्जांपल इसमें करते हैं, निम्न में से कौन से कक्षकों के ओवरलैपिंग से, कौन से कक्षकों के अतिव्यापन से बंध का निर्माण नहीं होगा। बंध का निर्माण का मतलब है नहीं तो सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए नहीं पाई बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस बी ऑप्शन, प्लस माइनस सी ऑप्शन, अपने इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। किसका निर्माण होगा ये लिखो तब ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बंध का निर्माण होगा। अब देखो भाई प्लस, ये इधर माइनस इधर प्लस, फिर डी ऑप्शन आ जाएगा आपका, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस आ जाएगा। अब देखो भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन से कक्ष के अतिव्यापन से बंध का निर्माण होगा। अब देखो चिन्ह समान, चिन्ह देखो ये प्लस है ऊपर वाले में, इधर भी प्लस है, और ये आपको पता है कि यदि ये एक्सेस ले ली हमने तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ पाई बॉन्ड बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब बंध तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यहां देखो सर नेगेटिव है, यहां देखो पॉजिटिव है, कोई भी बंध नहीं बन रहा है, नो बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई भी बंध का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। यहां देखो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, चिन्ह चेंज हो गए, चिन्ह चेंज हो गया तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर यहां देखो सर यहाँ प्लस है, ये सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आप खुद मेरे को बताओ ये प्लस है ये माइनस है और ये ऐसे ओवरलैपिंग होगी प्लस के साथ में, तो ये जितना प्लस प्लस है उतना ही प्लस माइनस हो जाएगा। हमेशा आपको जब भी एस कक्षक आ जाए बीच में आ जाए ऐसे, तो देखो जितना ये प्लस है
उतना ये माइनस के साथ में जाएगा, तो ये ओवरलैपिंग के साथ में कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होगा सर, जितना इसके साथ में इंटरेक्शन है उतना ही तो इसका इसके साथ में इंटरेक्शन है, दोनों के समान ही इंटरेक्शन होगा। यदि ये ऐसा होता, ऐसे प्लस ऐसा, तो हम कहेंगे ये प्लस है ये प्लस है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन अलग है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे कभी भी आपको लंबवत दिशा में आ जाए, देखो ये लंबवत दिशा में आ गया, जितना इसके साथ में इंटरेक्शन है उतना इसके साथ में इंटरेक्शन है, तो यानी दोनों प्लस माइनस समान होंगे, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। हमें पूछा है किस में बंध का निर्माण होगा, केवल फर्स्ट ऑप्शन में बंध का निर्माण होगा, और किसी में भी बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के साथ में ये जो टॉपिक है अपना वो कंप्लीट होता है। अब अपने जो कल वाला टॉपिक बचेगा, कल में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसके अलावा हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, इसके अलावा पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डाइपोल मोमेंट जो अपने सिलेबस में है, थोड़ा बहुत, हालांकि सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ेंगे और वांडरवल भी पढ़ लेंगे। ये सिलेबस में तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत इनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल बंध और डाइपोल मूवमेंट, इनके बारे में चर्चा करके इसको फिनिश करेंगे। ये चैप्टर अपना फिनिश होने वाली कगार पे है। सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल बंध, ये तीन बच्चे में, इसके साथ में डाइपोल मूवमेंट, ये कंप्लीट होने के बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपना पढ़ेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री, एसपीडीएफ ब्लॉक, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, वहां से क्वेश्चन भी आते हैं। देखो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने फिक्स है, तो आपको उतने इंटेंशन देना है हर एक चैप्टर में, कि कोई भी चैप्टर अपन पढ़ेंगे अपने को पता है कि उसमें से क्वेश्चन बनना डेफिनेटली फिक्स है, कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो अपने को उसी इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना है जिस इंटरेस्ट के साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हो। हर एक चैप्टर अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। एक क्वेश्चन भी यदि आ रहा है आपका, और यदि आपका एक क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, इसका मतलब आप एक एक क्वेश्चन करके इससे पूरा आप सिलेबस देखोगे तो आप 10 क्वेश्चन ऑलरेडी छोड़ दोगे, जिसकी वजह से सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हो। इसलिए हर एक चैप्टर को आपको उतनी इंटेंशन के साथ में पढ़ना है जितना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप पढ़ रहे हो। इसलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर अपना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। सभी साथी इस सेशन को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि बेहतरीन केमिस्ट्री यदि आपको पढ़नी है तो आपको बम्बू सर का कोर्स ज्वाइन कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। एक बार आप कोर्स ज्वाइन करके फिजिकल केमिस्ट्री को आप देखोगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा कि सर मजा आ रहा है, ऐसी केमिस्ट्री शायद ही हमने पढ़ी है, एक एक क्वेश्चन लग रहा है, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और आप फिर आप जो आपके अंदर से जो हमारे ऐसे दुआएं मिलेगी कि सर वास्तव में आपने क्या गजब का पढ़ाया है, मेरे लिए उससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।